हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का जो आपके पेपर होने वाला है 30 मार्च 2024 को आपके गणित का पेपर होगा। तो इस 30 मार्च के पेपर के लिए आपके जो बोर्ड के द्वारा जो पेपर जारी कर दिए हैं, ये पेपर आपके सामने है। इसी प्रकार का आपके जो सेम टू सेम पेपर आपके आने वाला है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो गणित में जो 80 में से 80 नंबर जो प्राप्त कर सकते हैं। और बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं और सेम टू सेम आपके जो पेपर आपकी जो परीक्षा में इसी पैटर्न पर आधारित आपका पूरा पेपर होगा। तो आपको अपनी तैयारी जो बोर्ड के पेपर के अनुसार करनी है ताकि आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। लास्ट बार भी जो 2023 के मॉडल पेपर जारी किए थे उसके अनुसार ही आपका जो 2023 का जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर आया था सेम टू सेम। तो इसी प्रकार आपके 2024 के पेपर भी इसी प्रकार से आएंगे। तो 30 मार्च को आपके गणित का पेपर है और इस वीडियो में आपका गणित का पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको जो पूरे में से पूरे नंबर है जो गणित में प्राप्त कर सकें। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना या फिर आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 7568350069। और 8वीं का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो 2024 का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा अबसद वाला। इसमें आपसे 8 प्रश्न अबसद वाला इस बार है जो आने वाले हैं एक एक नंबर के। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार से आएगा पहली प्रश्नावली का कि 2/7 को गुणा करना है 0 से, तो इसका मान कितना आएगा? तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो इसका जो उत्तर है वो 0 ही आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर वो कितना होगा? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका जो उत्तर है वो 0 ही आता है। तो वैल्यू ऑफ 2/7 इंटू 0 इज 0। करेक्ट आंसर होगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 3x - 1 बराबर में है 14। इसमें बायां पक्ष बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन 3x - 1 = 14। इसमें आपको LHS बताना है। तो ये समीकरण होती है जैसे 3x - 1 और इक्वल टू में आपके 14। तो ये जो साइड है इक्वल की ये वाली साइड, बराबर की इस वाली साइड, इसको हम कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर से इस वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको कहा जाता है बायां पक्ष और इसको कहा जाता है दायां पक्ष। तो आपको पूछा इसमें बायां पक्ष कौन सा होगा? तो बायां पक्ष बराबर से इधर वाला जो होता है वो बायां पक्ष होता है। इसमें हो जाएगा 3x - 1। तो 3x - 1 आपके ऑप्शन जो ए सी है उसमें इसका जो करेक्ट आंसर दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये जो बीच में निशान लगा रखा है ये वाला, इसको अपने गणित में जो इक्वल साइन कहते हैं, ये हिंदी में इसको समता चिन्ह कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? समता चिन्ह कहा जाता है। और ये पूरे क्या कहलाती है? वो समीकरण कहलाती हैं। तो दायां पक्ष बायां पक्ष समता चिन्ह और ये पूरी क्या हो जाएगी? आपकी समीकरण हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर। इसमें आपको स्क्वायर का जो ईच एंगल है वो कितना होता है वो आपको बताना है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक जो एंगल होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण, वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये हम एक स्क्वायर बना के भी देख सकते हैं। स्क्वायर में जो इसका प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। आपके सामने ये ए बी सी और ये डी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। अब इस वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो भी जो कितना होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर तो इसके चारों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये चतुर्भुज है, 4 भुजा वाली आकृति है। तो इसमें चारों ही कोण बराबर हैं तो इसके कुल कोणों का जो योग है, अंदर के चारों कोणों का योग वो कितना होता है? 360। और इसमें हम भाग देंगे 4 का तो ये 90 बार जाएगा। तो इसका जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आता है? वो 90 डिग्री का आता है। सही आंसर इसका 90 डिग्री। अब आपको इसका एक तो विकर्ण है वो याद रखने कि इसके विकर्ण कितने होते हैं? डायगोनल। तो विकर्ण जो होते हैं इसके 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं इसके? 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब इसके सामने वाली भुजाओं को शीर्ष से इसको मिलाना है। और एक बी को डी से मिलाएंगे तो ये इसका विकर्ण है। तो इसके टोटल कितने विकर्ण हो गए? तो इसके टोटल विकर्ण हो जाएंगे इसमें 2।
और दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC का मान जो है वो BD के बराबर आता है। जितनी लंबाई AC की है उतनी ही लंबाई आपके BD की भी होती है। इसके अलावा एक आपको सूत्र याद रखना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वो जो आकृति है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो उसके परिमाप के बराबर आएगा। एक आपको इसका सूत्र याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये इसका सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। ये इसका दूसरा है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। टेस्ट का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 2024 के जो पेपर है उनका टेस्ट आप अपने ऐप पर बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर जरूर आप सेव कर लेना। इस पर आप हमें, आपको गणित में कोई सा भी समस्या हो सवाल में, तो उसकी फ़ोटो खींच कर हमें इस नंबर पर भेज देना। उसका समाधान आपको वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। तो इसका जो उत्तर है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 9 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 9 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? 9 को 9 से गुणा करना है। 9 इंटू 9, 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आपके 81 हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो उसको उसी से गुणा करते हैं। जैसे आपको 8 का वर्ग ज्ञात करना है, 8 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको 8 को 8 से ही गुणा करना है। तो 8 इंटू 8 करें तो 8 8 64 इसका उत्तर होगा। अगर आपको 12 का वर्ग ज्ञात करना है तो आपको 12 को 12 से गुणा करना है। सीधा 12 इंटू 12 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 144। आपको कम से कम 1 से 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 10 तक आपको घन याद होने चाहिए। तो वर्ग तो आपको उस संख्या को उसी से गुणा करना है। अगर आपको वर्ग आता है तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो आपको बताना है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है कमेंट करके बताना। और एक आपको 25 का वर्ग कमेंट करके बताना है। 25 का वर्ग, इन दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 का घन पूछा है, क्यूब पूछा है। तो क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाता है, घन कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे आपको 5 का ही घन ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 का घन। 5 का घन का मतलब ये होता है 5 की घात 3। 5 के ऊपर कितने? 3 है, यानी कि आपको 5 को 3 बार गुणा में लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 5 से गुणा करना है तो 5 पंजे 25 हो जाएगा ये। और फिर 25 को गुणा करना है 5 को, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 125। क्या आ जाएगा? ये 125 आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो कितना होगा? 125। तो 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। जबकि ये जो 25 दे रखे हैं वो इस 5 के क्या है? वो वर्ग है। 5 इंटू 5 करें तो 5 पंजे 25 वर्ग है। जबकि ये जो 625 है वो आप जो वर्ग करेंगे, मैंने आपको ऊपर पूछा था, तो इस एक संख्या का आपके वर्ग आएगा ये 625। अब किसका है 625 वर्ग? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये तो आया 5 का घन। अगर आपको पूछे कि 6 का घन कितना होता है तो आपको 6 को 3 बार गुणा करना है। 6 का घन पूछे तो 6 का घन ज्ञात करने के लिए आपको 6 की घात 3 लिखना पड़ेगा। 6 की ऊपर 3 लगाएंगे, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। और 36 को वापस 6 से गुणा करना है तो 6 छंग 36 का 6 हासिल का 3 और 6 ते 18 और 3 21। तो 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। अच्छा, आपको इसका इकाई का अंक भी पूछ सकते हैं। तो कुछ संख्या ऐसी है जिनका इकाई का अंक घन करने पर भी वही आता है। जैसे 0 है, 1 है, एक आपका ये 6 है। इनका अगर आप इकाई का अंक देखेंगे तो इनका इकाई का अंक यही आता है घन करने पर। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन जो आपसे घन के बारे में पूछा गया है। तो 5 का घन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 6 का घन 216 हो जाएगा। एक तो आपको घन बताना है 7 का घन। 7 का घन कितना होता है कमेंट करके बताना मुझे। एक आपको 11 का घन कमेंट करके बताना है कि 11 का घन कितना होता है। दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या बचता है?
तो अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो वो बचता है डिस्काउंट, बट्टा उनको कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके बट्टा, जिसको हम डिस्काउंट के रूप में जानते हैं। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। मूलधन क्या होता है? जो धन हम उधार लेते हैं इसको मूलधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदीय बीजी व्यंजक क्या है? ये 2023 में पूछा था कि त्रिपदीय बताना था। तो गए साल जो आया था वो ऐसा क्वेश्चन आया था, और इस बार आपके ये द्विपदीय वाला प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा द्विपदीय है। तो द्विपदीय का आपको याद रखना है जिसमें दो पद होंगे, जैसे ये द्विपदीय और ये द्विपदीय, ये दोनों द्विपदीय, और ये एक पदीय। तो इसमें एक पदीय पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन एक पदीय। और ये वाला कैसा है? ये आपके त्रिपदीय है। ये इसका उत्तर क्या होगा? ये त्रिपदीय है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये त्रिपदीय है। अगला क्वेश्चन आपके ये कि 0 पॉइंट ये संख्या दे रखी है, इसका आपको मानक रूप बताना है। तो इसका जो पॉइंट है वो इस 3 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ लाने के लिए पॉइंट को कितने कदम बढ़ाने पड़ेंगे? तो पॉइंट अभी यहाँ पे है, इसको 0 से 2 3 4 5 नंबर आगे जाना पड़ेगा, 5 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका जो उत्तर वो आएगा आपके 3.5, और इधर आ रहा है पॉइंट इसलिए इसमें हम माइनस में जाएंगे। तो 3.5 इंटू 10 की घात कितना आएगा? -5 आएगा। अब 5 केवल एक के उत्तर में है, ये -5 आपके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपके 8 अबसद इस बार जो बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे अबसद अच्छे से तैयार कर लेने, फिर इनका उत्तर आपको अपनी जो कॉपी भी आएगी ऐसी इसके सामने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको सी ऑप्शन कर लेना है। फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के 12 तक। तो ये आपके पहली प्रश्नावली का सवाल है। इसमें से केवल आपके गुणधर्म, अब पहली प्रश्नावली में आपके 1-2 ही सवाल दे रखे हैं, केवल आपके गुणधर्म का नाम पूछा गया है। तो इसमें एक तो आपको क्रम विनिमय का नाम याद रखना है, एक आपको साहचर्य का नाम याद रखना है, और एक आपका गुणन तत्समक याद रखना है। इन तीनों को आपको जो अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो पहली प्रश्नावली का ये सवाल है आपके ये -19/29 इंटू 29/-19, इन दोनों को गुणा करने पर इसका उत्तर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब भी इनको गुणा करने पर उत्तर 1 आता है, ठीक है, तो इसका आपको नियम याद रखना है। कौन सा गुणधर्म है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताना है। तो इनको गुणा करने पर इसका उत्तर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस गुणधर्म को कहा जाता है प्रतिलोम गुणन। क्या कहते हैं इसको? प्रतिलोम गुणन कहा जाता है। प्रतिलोम गुणन का जो नियम है वो लगाकर इसका उत्तर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि गुणन में प्रतिलोम हो रहा है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा हो रहा है। जैसे -2/3 का आपको गुणन प्रतिलोम पूछे तो ये आपका 3/-2 हो जाएगा, उल्टा होता है गुणन प्रतिलोम में। ठीक है, याद रखना ये गुणन प्रतिलोम। जबकि गुणन तत्समक क्या होता है? गुणन तत्समक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसको वही नंबर आ जाए। जैसे 2/3, अब इसको ऐसी की संख्या से गुणा करें कि ये वही का वही नंबर आ जाए, कि 2/3 ही आ जाए। तो अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो गुणन तत्समक कितना हुआ? 1 होता है। गुणन तत्समक कितना होता है? 1 होता है। तत्समक का मतलब वही नंबर आ जाए। तो ये गुणन तत्समक होता है 1, और एक आपके होता है योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक होता है कि 2/3 में कितना जोड़ें कि 2/3 ही रहे, तो फिर इसमें 0 आएगा। तो योज्य तत्समक पूछे तो वही नंबर आना चाहिए, तो उसमें 0 हो जाएगा आपके। और गुणन तत्समक पूछे तो फिर 1 है। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो गुणन तत्समक होगा। और गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें आपके आ जाएगा प्रतिलोम गुणन या गुणन प्रतिलोम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके गुणन प्रतिलोम। इसका जो करेक्ट आंसर हो कितना हो जाएगा? गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें उल्टा पूछे, ठीक है, जैसे a+b = b+a है, तो इसको हम कहेंगे क्रम विनिमय का नियम। इसमें आपके क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। इसका तो उत्तर आपके जो हो जाएगा गुणन प्रतिलोम। लेकिन a+b = b+a होता है, इसको कहते हैं हम गुणन क्रम विनिमय। जैसे a+b, तो इसकी जगह 3 + 4
बराबर 4 + 3 कहीं दिखे, इसका मतलब ये क्रम का विनिमय का पालन करता है। इसके अलावा एक आपको साहचर्य भी याद रखना है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। अगला प्रश्न है आपके 10वें प्रश्न में आपको क्या करना है, एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को हल करना है। इस समीकरण को हल करने के लिए x वाली संख्या एक तरफ लाएंगे और बिना x वाली संख्या दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम 3 को इस 5 की तरफ ले आते हैं और 9 को इस प्लस के 5 की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे हम पक्षांतरण करेंगे वापस, तो ये आ जाएगा आपका 5x, ये प्लस के 3x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 3x बराबर में क्या बचेगा इधर 5, और प्लस के जो 9 है वो इधर आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अब 3 घटाएंगे 5x में से, तो यहाँ पे बचेगा आपके 2x, और यहाँ पे कितना आएगा 5 में से 9 गए तो माइनस के 4। x का मान ज्ञात करना है, तो माइनस के 4 में 2 का भाग देंगे, तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार चला जाएगा। तो x का जो फाइनल उत्तर वो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। बस इसका जो करेक्ट आंसर वो माइनस के 2 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक के घन का इकाइकांक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इन सभी संख्याओं का घन ज्ञात करके इकाइकांक ज्ञात करना है। तो आपको सभी का इकाइकांक ज्ञात करने के लिए सभी का घन नहीं करना है, केवल इस संख्या का जो इकाइकांक है उसका घन करना है। तो इस 3331 का जो हम इकाइकांक ज्ञात करेंगे, 3331 के घन का इकाई अंक, घन का इकाई अंक वो ज्ञात करेंगे। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 × 1 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 1027 का आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। 1027 के घन का इकाई अंक वो ज्ञात करने के लिए आपको इसका जो इकाई का अंक है 7, इसका घन ज्ञात करेंगे। 7 × 7 × 7 बराबर कितना आएगा, ये 343। तो इसका जो इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई अंक आपके हो जाएगा, इकाई अंक बराबर कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आपको पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो इकाई का अंक है उसको 3 बार गुणा कर दो, इसका घन का भी इकाई का अंक आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके 12वां क्वेश्चन है कि भारती के पास है जो 15 पेन है और मीनाक्षी के पास है जो 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, एक तरफ तो नाम लिखेंगे हम भारती और दूसरी तरफ हम अनुपात लगा के नाम लिखेंगे मीनाक्षी, भारती और मीनाक्षी। अब भारती के पास कितने पेन है, 15 पेन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, और मीनाक्षी के पास में कितना है, 45 पेन है। अनुपात का मतलब ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 15 और 45, आप चाहे तो डायरेक्ट ही 15 का भाग दे दो, 15 का भाग 15 में एक बार जाएगा और 45 में 3 बार जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। या फिर आप जो ऐसी संख्या का भाग दो जिसका भाग दोनों में जाता है, तो 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और इसमें 15 बार जाएगा। अब 5 का देंगे तो 1 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, 1:3। अब 1 और 3 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, तो बस यही अपने क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इसका जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। अब गए साल एक प्रश्न आया था कि 4 पेन का मूल्य, 4 पेन का मूल्य कितना दे रखा है, 20 रुपये। 4 पेन का मूल्य 20 रुपये। तो परीक्षा में पूछा था 5 पेन का मूल्य ज्ञात करो, 5 पेन का मूल्य ज्ञात करो। तो उसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है 20 में, 4 और 5 20, 5 आ जाएगा। एक पेन का कीमत कितना है, 5 रुपये। फिर आपको 5 का मूल्य ज्ञात करना है, तो 5 को 5 से गुणा कर लो, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार रखने हैं। ये अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात कितना आया आपके, 1:3 आया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कि जैसे 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट का वजन है, एक स्टूडेंट है तारिक, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट है श्याम, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है श्याम। एक तारिक है और दूसरा स्टूडेंट है श्याम। इन दोनों का वज़न दे रखा है। तारिक का वज़न जो दे रखा है वो 30 किलो है और श्याम का जो वज़न है वो 35 किलो है। तो इनका आपको अनुपात बताना है। ठीक है, इनका अनुपात कितना होगा, कमेंट करके मुझे बताना। देखिए
अगला प्रश्न है आपके लघुतरात्मक, जो 13 से 22 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक है, और ये आपके 13 से 22 तक के जो प्रश्न है वो आपके 4-4 नंबर के मिलेंगे। इसमें आपके सत्य असत्य वाले मिलेंगे, और मिलान करने वाले मिलेंगे, और रिक्त स्थान वाले भी मिलेंगे। तो आइए अब इनको हम सोल्व करते हैं। तो लघुतरात्मक में 13 से 22 तक के 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से सोल्व करके फिर आपके उत्तर देने होंगे। 13वां प्रश्न आपके सत्य असत्य का है, और ये 4 क्वेश्चन है 13वें में, एक एक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो ये एक एक नंबर का, यानी कि 4 नंबर का ये 13वां क्वेश्चन है। इसमें आपके पहला प्रश्न है कि a की घात m इंटू बी की घात m, इसका जो मान है वो a इंटू बी की घात m होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आधार समान होने पे, इनकी घातें समान होने पे इनको a के आधार के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे a की घात m इंटू बी की घात अगर m है, तो इसको हम a इंटू बी की घात m के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, तो इसको हम 2 इंटू 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 10 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसा ही ये सही है, तो इसका उत्तर करेंगे हम यस, सत्य है। लेकिन इसका उल्टा पूछे ऐसे कि a की घात m इंटू a की घात n, ये आधार समान होने पर इनकी घातें पूछे, आधार समान होने पर इनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका जो उत्तर वो आएगा आपके a की घात m प्लस n, आधार समान होने पर इनकी घातें जुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि 10 की घात 24, ये 10 के ऊपर 24 लग रहे हैं, इसमें आधार का मान 24 है। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, जैसे 2 और इसकी घात 3 है, तो ये तो 3 तो ऊपर होते हैं इसकी घात, इसको तो कहा जाता है घात, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको कहा जाता है आधार। तो नीचे वाली संख्या आधार है और ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं। यानी कि आपको 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो आधार को लिखा जाता है घात जितने टाइम। तो यहाँ पर 10 की घात कितना है, 24 है, तो 24 तो इसमें घात है, और आधार कितना है 10, जबकि ये कह रहा है कि इसमें आधार का मान 24 है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये आपकी हो जाएगा असत्य है। जैसे आपसे पूछे कि 10 की घात 3, तो इसमें 3 तो है आपके घात, और ये 10 क्या है, इसमें आधार है। ठीक है, इसमें आधार को कितनी बार लिखेंगे, घात की जितनी बार लिखेंगे, 3 बार घात है तो 3 बार लिखेंगे इसको, 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 1000 आएगा। ऐसे इसका मान पूछे कि 10 की घात 3 का मान कितना होता है, तो इसका उत्तर कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000, इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आपको 2 की घात 4 का मान कितना आता है, मुझे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है आपकी तीसरा प्रश्न है ये कि माइनस के 5 की घात माइनस का 4 और माइनस के 5 की घात माइनस का 2, इसका जो मान है वो माइनस के 5 की घात माइनस का 6 होगा। अब ये क्या है, नीचे बटे इसके आधार में कितने, माइनस के 5, इसके भी आधार में माइनस के 5, तो आधार समान होने पे इनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जैसे a की घात m और a की घात n बराबर क्या आएगा, a की घात m प्लस n, वैसे वैसे इसमें आधार समान है, तो -5 लिखेंगे और इसकी घातों को जोड़ेंगे, माइनस का 4 प्लस इसकी घात दूसरी है माइनस का 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो -5 माइनस का 4 और माइनस का 2, ये कितना होगा आपके माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर -5 और उसकी घात -6 आएगा। तो तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है आपके ये कि 2 की घात 5 और उसमें भाग देना है 2 की घात -6 का, इसका जो उत्तर है वो आपके आएगा 2 की घात 11। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा आपके 2 की घात 5 और इसमें आपके भाग देना है 2 की घात -6 का। भाग में इनकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं, यानी कि इसमें से हम इसको घटा लेते हैं। जैसे a की घात m, इसमें भाग देना है a की घात n का, तो इनकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं, m माइनस n होता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 में से -6 को घटा लेंगे, तो 5 माइनस दूसरा कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस फिर आगे ये प्लस हो जाएगा। तो 2 की घात 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो 2 की घात 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं।
ये कह रहे हैं कि इसका जो मान है वो 2 की घात 11 है, अपने भी कितना आया 2 की घात 11 ही आया। इसका मतलब ये वाला सत्य है। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप सेव ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आप अपना पेपर या अपना कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप इस नंबर पे भेज देना। तो 4 क्वेश्चन ये असत्य और असत्य वाले आएंगे, इनको आपको अच्छी प्रकार से इस प्रकार से सोल्व करके ही आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। देखो आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी, आपके जो उत्तर लिखने होंगे वो जो आपको पेपर आएगा उसी में से आपके उत्तर लिखने हैं। तो वही क्वेश्चन बुकलेट है और वही अपनी आंसर बुकलेट है, दोनों आपको उसी में आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थानों का। रिक्त स्थानों का क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। अब 14वें क्वेश्चन में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, 4 रिक्त स्थान है और चारों रिक्त स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2024 का जो पेपर होगा 30 तारीख को, उसमें भी आपका 14वां क्वेश्चन ऐसे ही रिक्त स्थान का आएगा। तो पहला प्रश्न आपके, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण या न्यून कोण। पहले ये देखो कि समकोण क्या होता है। ऐसा कोण जिसका मान कितना हो 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होता है। तो आयत जो होता है उसके जो चारों कोण है उनका जो मान है वो सेम होता है, उसके चारों कोणों का जो मान है वो सेम ही होता है, चारों कोण इसके 90 डिग्री के ही होते हैं। तो वर्ग और आयत दोनों एक जैसी आकृतियाँ हैं, मतलब इनकी जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के ही होते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होगा आपके 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री को क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बनना है समकोण और आपको रिक्त स्थान भी देख के लिखना है, या उत्तर देखेंगे उन्हीं को देख के आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता है। तो उत्तल बहुभुज वो होता है जिसका विकर्ण बाहर नहीं होता है, उसके सारे विकर्ण जो होते हैं वो अंदर ही होते हैं। जैसे ये आयत है तो आयत के सारे विकर्ण कहाँ होंगे अंदर ही होंगे। तो ये कैसा बहुभुज है, ये आपका उत्तल बहुभुज है। ठीक है, ये कैसा बहुभुज होगा आपके उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इसके जो विकर्ण होंगे सारे के सारे अंदर होंगे। तो जिसके विकर्ण अंदर होते हैं उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं, जिसके विकर्ण बाहर होते हैं बाहर वाले भाग में होते हैं उसका हम जो अवतल बहुभुज कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग उसके बहिर्भाग में नहीं होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका उत्तर बहिर्भाग में नहीं होते, सारे के सारे अंदर वाले भाग में होते हैं, अंतर्भाग में ही होते हैं। तीसरा प्रश्न आपके ये कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो आपको किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या है एक सूत्र याद रखना है, n-2 × 180। बस आपको n की जगह पे जितनी भुजा हैं उसका मान लिखना है। जैसे यहाँ पे n बराबर 5 लिखेंगे तो यह आएगा आपके 5 - 2 × 180। 5 में से 2 गए तो 3, 3 को गुणा करेंगे 180 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा 18 × 54 यानी कि 540 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 360 या 540, तो करेक्ट आंसर होगा आपके 540। तो सही उत्तर होगा आपके इसमें 540। और आपको पंचभुज की जगह पे चतुर्भुज की पूछे तो 5 की जगह पे आपको 4 लिखना है। तो ये 4 में से 2 गए तो 2 और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा यानी कि 360। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर के चारों कोणों का योग और बाहर के चारों कोणों का योग दोनों का मान बराबर होता है। अंदर के सभी कोणों का योग जितना होता है उतना ही बाहर के सभी कोणों का योग होता है। अंदर भी 360 होता है और बाहर भी 360 होता है। वैसे कोई सी भी आकृति हो उसके सभी बहिष्ठ कोणों का योग तो 360 डिग्री ही होता है। ये अंदर के कोणों का योग आकृति के हिसाब से वो बदलता है। जैसे त्रिभुज के लिए पूछे तो n की जगह पे 3 लिखेंगे, तो 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो त्रिभुज का अंदर के कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है और पंचभुज का 540 होता है। तो आपको देखिए 2 मैं प्रश्न देता हूँ, उसका उत्तर कमेंट करके बताना है। एक तो आपको षटभुज जिसमें 6 भुजा होती हैं और एक आपको अष्टभुज जिसमें 8 भुजा होती हैं। इन दोनों के अंदर के जो सभी कोण हैं वो आपको कमेंट करके बताना है कि षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा और अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। ये सूत्र है आपके सामने n - 2 × 180। इसमें n की जगह पे
इसमें तो लिखना है 6, इसमें लिखना है 8 और फिर आपको उसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं तो एक दूसरे को वो समद्विभाजित करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम समद्विभाजित। तो यहाँ पर आएगा आपके समद्विभाजित करते हैं। जितने भी समद्विभाजित ये समांतर चतुर्भुज होते हैं उन सभी के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और आपको थोड़ी सी समांतर चतुर्भुज के बारे में डिटेल से जानकारी दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक आपके ये समांतर चतुर्भुज हैं, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजा कौन सी है, जैसे ए बी के सामने कौन सी हो जाएगी, सी डी हो जाएगी, और ए डी के सामने कौन सी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होती हैं, और फिर आपकी ये वाली भुजा ए डी और ये बी सी वाली भुजा भी बराबर होती हैं। तो भुजाओं का मान इस प्रकार से आमने सामने की बराबर होती हैं। आमने सामने को कहा जाता है सम्मुख। सम्मुख भुजाओं का जो मान है वो बराबर होता है, और सम्मुख भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण कौन से हैं, ये कोण ए और कोण सी, ये कोण ए और कोण सी ये बराबर होंगे। कोण बी और कोण डी ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण डी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा इसके विकर्णों में एक संबंध है वो आपको याद रखना है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो दो विकर्ण होते हैं और दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि बीच का जो बिंदु है ओ, ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये ओ इस एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी होगा, और दूसरा ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ डी होगा। याद रखना ये ओ बिंदु है, ये विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम समद्विभाजित होता है। और इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी कि एसी का जो मान है वो बी डी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जितना मान एसी का है उतना मान बी डी का नहीं होता है। आप आकृति को भी देखेंगे तो इसमें एक विकर्ण छोटा है और दूसरा विकर्ण बड़ा है। इसमें एसी छोटा और बी डी लंबा है, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आसन कोणों का। आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण का मतलब होता है दो लगातार कोण। आसन कोण का मतलब होता है दो लगातार कोण। जैसे ये ए और बी, ये ए और बी इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती हैं। ठीक है, आसन कोण है तो लगातार कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती हैं। या फिर इस ए और डी को ले लो, कोण ए और कोण डी, इसकी भी जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री ही आएगी। ऐसा प्रश्न पूछ लें कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो होते हैं तो वो उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और 180 डिग्री को हम और कहते हैं समपूरक। इसको और क्या कहा जाता है, समपूरक कहा जाता है। तो आपके ये भी आता है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके आसन कोण समपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का मान होता है। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके खंड क को खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। तो 4 नंबर तो ये आपके आसानी से आ जाएंगे क्योंकि इसमें आपको मिलान ही करना है। तो ये 4 नंबर आपके और मिलान करने वाले। तो 15वें क्वेश्चन में मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला है आपके -4 और 7। तो -4 पी और आपको 7 आर से गुणा करना है। तो संख्या को गुणा करना है। तो -4 × 7 कितना होगा, 7 चौक 28। तो -28 और पी को गुणा करना है आर से, तो ये हो जाएगा पी आर। तो ये 28 पी आर माइनस में आपके फर्स्ट ऑप्शन का उत्तर होगा। ये दे रखा है 28 पी आर माइनस के ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे ही आपको 2p और 8q को गुणा करना है। 2p और 8q को, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा ये, और p को q से करेंगे तो ये आएगा आपके pq। तो इसका उत्तर कितना होगा आपके 16 pq। इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ये इसमें आपको गुणा करना है 3p को ये 4 - 8q से। तो इसमें हम गुणा करेंगे पहले तो 4 से, तो ये आ जाएगा आपके 3 चौक 12। 3 चौक 12p माइनस 3 को 8 से करेंगे 3 8 24, और p को q से करेंगे तो pq आ जाएगा। तो 12p माइनस 24pq ये आपके ऑप्शन 1 में दे रखा है। तो इसको इससे मिलान कर लेना है। और 20p², तो इधर से जो बचा हुआ है वो 20p² हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे 4p को गुणा करना है 5p से, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और p इंटू पी कितना होता है, आधार समान होने पर इनकी घातें एक एक है तो 2 हो जाएगी, 1 + 1 = 2, तो 20p² इसका उत्तर ये 4 × 5 PQ के रूप में हो जाएगा, p इंटू पी। तो ऐसे आपको जो मिलान कर लेना है खंड को खंड ब से, और 4 में से 4 नंबर आप जो मिलान करने वाले प्राप्त कर लेंगे। और भी मैं आपके यहाँ पे संजीव की डेस्क वर्क, एक्सेलेंट डेस्क वर्क और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उन सभी के आपके बोर्ड परीक्षा तक, आपकी जो 30 मार्च तक का जो पेपर होगा वहाँ तक, और लास्ट पेपर आपकी संस्कृत का है, तो आपके सभी विषय के पेपर मैं आपको अच्छे से यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा। आप ये जो अच्छे से तैयार कर लेना इन जो पेपर बताते हैं उनको, और ये ऐप पे इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ये व्हाट्सअप नंबर इसको सेव कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना। 16वां क्वेश्चन आपका ये है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें ज्ञात करना है प्रायिकता। तो अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न के आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में आएगा आपके कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल का मतलब जिसकी पूछी है उसकी संख्या टोटल में से कितनी है वो लिखनी है, और कुल परिणाम में उसमें टोटल कितने पत्ते हैं वो आपको नीचे लिखना है। तो 52 पत्ते तो कुल हो जाएंगे, इसमें कुल तो हो जाएंगे नीचे ये 52। इसमें से ये पूछा गया है कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, इनमें से 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले होते हैं। तो 26 के वापस 2 ग्रुप हैं 13-13 का, जिसमें आपके एक तो बादशाह इधर होता है और एक बादशाह इधर होता है। तो बादशाह काले रंग के कितने हो गए 2 हो गए, और 2 बादशाह लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और 2 काले रंग के होते हैं। तो इसमें किंग कितने होते हैं, तो ब्लैक किंग हो जाएंगे आपके इसमें 2। तो 52 में से कितने ब्लैक किंग है 2 हैं, तो 2 के बार से 52 को काटेंगे, 2 कटेगा एक बार और 52 कटेगा 26 बार। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा 1/26 आ जाएगा। लाल रंग के कितने पत्ते हैं, लाल रंग के 26 पत्ते हैं, तो 26/52 इसको हम काट लेंगे 26 को, ये 26 और 52 डबल हो रहे हैं, तो इसको हम कर लेंगे इसका आंसर 1/2। या फिर आप ऐसा नहीं काटना चाहते तो इसको हम 2 के पार से काटेंगे, ये कटेगा आपके 13 बार और ये कटेगा 26 बार। अब 13 और 26 को काटेंगे तो 13 एक बार कटेंगे, 26 2 बार कटेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 1/2 आएगा। अगला प्रश्न है कि इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, इक्के कितने होते हैं 52 में से इक्के होते हैं आपके 4, बस केवल इक्का पूछा है तो आपके 4 ऊपर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4/52, यानी कि 4 के पार से 52 काटेंगे तो 1/13 इसका आंसर आएगा। और ये वाला सूत्र आपको लिख लेना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल रंग की बेगम, जैसे लाल रंग ये काले रंग का बादशाह पूछा, वैसे ही लाल रंग की बेगम पूछी है। तो लाल रंग की बेगम कितनी होती हैं, लाल रंग की बेगम 2 होती हैं, एक ईंट की बेगम और एक लाल पान की बेगम। तो ये लाल रंग की बेगम आपके 2 होती हैं, तो ये हो जाएगा आपके 2/52, और 2 और 52 को काटेंगे एक, तो 2 कटेगा एक बार और 52 कटेंगे 26 बार। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके, इसका आंसर आएगा 1/26। तो मैं पूछता हूँ आपको, देखिए कि उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बतानी, कि लाल रंग का बादशाह इसकी प्रायिकता क्या होगी, कमेंट करके बताना देखिए मुझे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 17 से जो 22 तक हैं वो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, वो आपके लघुतरात्मक है। लघुतरात्मक में भी आपके 2 टाइप के हैं, एक तो पार्ट ए में और एक पार्ट बी में। तो ये 4 क्वेश्चन जो ऊपर थे वो आपके इसमें एक एक केवल आपको आंसर लिखना है, ये वाले, या तो मिलान करना है या रिक्त स्थान भरनी है, या आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है, या आपके 13 से 16 तक ये खंड अ में है। अब आपका इसी में शॉर्ट आंसर में भी आपको दूसरा टाइप है जो पार्ट बी में मिलेगा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके उत्तर लिखने होंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको
अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। संख्या क्या लिखनी है? 9604। तो 9604 लिखना है। इस 9604 में सबसे पहले अभाज्य संख्या को ही भाग देते हैं। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, इन्हीं का भाग दिया जाता है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 का भाग देंगे 9 में, 4 बार जाएगा, एक बच्चे का 16 हो जाएंगे, 8 बार जाएगा, 0 में नहीं जाएगा तो 0, और इसमें 4 में जाएगा 2 बार। अब वापस 48 में भाग देंगे 2 का, तो जो ये भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, और फिर इसमें आपके भाग जाएगा 8 में 4 बार, फिर ये 0 बार और ये 1 बार। तो अब हम इसमें भाग देंगे, देखो लास्ट में 1 आ गया तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इनकी जोड़ करेंगे तो ये 7 हो रहा है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। 5 का भाग तभी जाता है जब लास्ट में 0 या 5 हो। फिर इसमें हम भाग देंगे 7 का। 7 का भाग दे के देखेंगे साइड में, तो 7 का भाग जाएगा 7 में 24 में 3 बार, फिर 3 बचेंगे 30, 4 बार, फिर 21 7 बार, तो भाग इसमें 7 का चला जाएगा। 7 का भाग जाएगा आपके 24 में 3 बार, 3 और 7 21, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भाग देके देख लेता हूँ। इसमें 7 का भाग देंगे तो ये 3 बार भाग जाएगा, 3 और 7 21, 3 बचेंगे, फिर 4 बार भाग जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, तो वापस 3 बार जाएगा, तो भाग जाएगा आपके 343 बार। फिर 343 में 7 का भाग देना है, तो ये भाग जाएगा आपके 4 बार, 7 चौक 28, फिर 6 बचेंगे, 63 में जाएगा 9 बार, तो 7 7 49, तो 49 में भाग जाएगा फिर आपके 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। तो फिर जो संख्या आई है उसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 9604, बराबर में ये अंडर रूट में लिखना है, इसको भी अंडर रूट, जैसे इसको ऊपर लिख लेते हैं अंडर रूट, ये कितना आएगा आपके 2 बार तो 2 और 4 बार इसमें 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा में 7 गुणा 7। अब इसके अंदर से 2 2 की जोड़े बना के इसको बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, तो ये वर्गमूल कितना आएगा? एक तो 2 आएंगे इसमें से 2, एक ये 7 आएंगे और एक ये और 7 आएंगे। अब इन सभी को आपस में गुणा कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके 2 7 14 या 7 7 49, 2 इंटू 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 में 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो वर्गमूल कितना है? ये 9604 का वर्गमूल कितना आ गया अपने पास में? 98 आ गया। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा? 98 आएगा। एक प्रश्न मैं देता हूँ जिसका आपको वर्गमूल करके कमेंट करके बताना है। संख्या है आपके पास में 484, 484 का वर्गमूल कमेंट करके बताना है। देखिए अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो इसके बाकी के सभी कोण को माप ज्ञात करना है। पहले तो आपको एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और इनके अनुपातों को लिख लेना है। ये ए, बी, सी और डी। अब ये मान लेते हैं कि हमारा 2 आसन कोण है ए और बी है, तो ए और बी का जो मान है वो हमें दे रखा है ए और बी का 3:2, तो एक को मान लेंगे हम 3x और दूसरे को मान लेंगे 2x। अब हम ये जानते हैं कि जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आसन कोणों का योग कितना होता है? आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, या फिर आसन कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं। तो आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आसन कोण कितना है? 3x और क्या है? 2x, बराबर में कितना आएगा? 180। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5x, 3 और 2 5x बराबर 180।
x का मान ज्ञात करना है तो 180 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 5 का भाग? 5 या 15, फिर बचेंगे 3, 6 हो जाएंगे 60, 5 या 15 और बचेंगे 3, तो 30 हो जाएंगे। 30 का भाग 30 में जब भाग देंगे 5 का तो वो 6 बार जाएगा। तो x का मान कितना है हमारे पास में? x बराबर आया हमारे पास में 36। x बराबर कितना है? 36। अब 36 का मान हम कोण A और कोण B के लिए रखेंगे। तो कोण A को हमने कितना माना था? 3x। ये कोण A कितना है? 3x। और कोण B कितना है? 2x। तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 36। 3 इंटू 36 का मतलब कितना हुआ? 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो कोण A का मान कितना आया? ये 108 डिग्री। ऐसे ही हम कोण B ज्ञात करेंगे। कोण B का मान कितना है? 2x। तो 2 इंटू एक्स का मान लिखेंगे। x कितना है? 36। तो ये कितना आ जाएगा आपके? 72। अब कोण A और B हमने ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना है बाकी के दो और कोण। तो देखो कोण A और कोण C का मान बराबर होता है। कोण A बराबर कोण C होगा। कारण क्या है? कारण है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो जितना कोण A है उतना ही कोण C होगा। तो कोण C का मान भी कितना आएगा आपके? 108 डिग्री ही आएगा। इसी प्रकार से आपको कोण D का मान भी ज्ञात करना है। तो कोण B बराबर क्या होगा? कोण D होगा। कोण B बराबर कोण D, और इसमें हम लिखेंगे कारण सम्मुख कोण है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण D का मान भी कितना आएगा? जितना कोण B का आया। कोण B का मान 72 डिग्री है तो कोण D का मान भी कितना होगा? 72 डिग्री ही होगा। ऐसे आपको इनका जो मान, सभी कोणों का योग मान इस प्रकार से निकालना है। 19वां सवाल आपके हैं। 19वां सवाल ये कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और आपको चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यानी कि आपको पहले एक तो इनका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सरल ब्याज, फिर इनका चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करना है, फिर इनका आपको अंतर निकालना है। तो ये इसमें जो धन हम उधार लेते हैं उसमें मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन तो हो जाएगा आपके 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। और समय कितना है? समय है अपने पास में 2 वर्ष। समय की जगह लिखेंगे 2 वर्ष। और दर क्या है? ब्याज की दर, वो है दर हमारे पास में 10%। दर कितना है? 10% है। अब इन तीनों की सहायता से आपको सरल ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए और चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र भी याद होना चाहिए। दोनों के सूत्र में इनका मान लिखेंगे और इनका सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूलधन हमारे पास में है 12,000, समय 2 वर्ष है और दर 10% है। साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? इसको सरल ब्याज भी कहते हैं। साधारण ब्याज को सरल ब्याज भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। शॉर्ट में इसको याद रखना है तो समुद्र बटा 100। समुद्र बटा 100 का मतलब क्या होता है? स यानी समय, मु यानी मूलधन, दर यानी दर हो जाएगा और बटे में 100। तो इसके सूत्र है आपके समुद्र बटा 100। एक ट्रिक है ये याद करने की। मूलधन कितना लिखेंगे? 12,000 रुपये। मूलधन आएगा आपके 12,000 रुपये। और समय कितना है? समय है 2 वर्ष। और दर कितना है? 10%। बटे में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे संख्या को काट देंगे। इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा 10 का, और इस बचे हुए 10 का एक जीरो से 12,000 का एक जीरो कट जाएगा। जो संख्या बची हुई इसको हम यहाँ पे गुणा में लिख लेंगे। इधर बचा हुआ है 1200 और इधर बचे हैं 2। तो 1200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 दूनी 24 और 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इसका जो ब्याज है 2 साल का 10% के हिसाब से 12,000 का कितना आया? 2400 रुपये। तो ये तो आया इसका साधारण ब्याज। अब इसका चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज दिया जाता है, अपने ही पैसे का ब्याज हम खुद वापस देते हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो चक्रवर्ती ब्याज का आपको जो सूत्र याद रखना है वो उसका सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय माइनस मूलधन। तो सबसे पहले इसमें हम मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे हम 12,000 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 12,000 रुपये और फिर इसमें आएगा गुणा 1
प्लस दर कितना परसेंट है 10% और बट्टे में कितना आएगा 100 और कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए, तो इसकी घात कितनी आएगी 2 आएगी। माइनस मूलधन कितना है वापस वही 12,000 रुपये घटाना है। इसको पहले हल करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें से इस 12,000 को घटाएंगे। तो सबसे पहले ये 12,000 के 12,000 लिखेंगे यहाँ पे, इनटू इसको हल करेंगे तो हम एक में जोड़ेंगे ये 10/100। तो इसको हम हल कर लेते हैं, बटे में कुछ नहीं तो एक, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 100, 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, 100 का भाग 100 में एक बार, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो इसको फाइनल जोड़ करेंगे कितना आएगा 100 और 10 110 और बटे में 100। तो अगर आपके यहाँ पे एक दे रखा है ये और इसकी जोड़ करनी हो तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट लिखने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बीच में प्लस हो तो इस 10 में ये 100 डायरेक्ट जोड़ के आपको यहाँ पे ऊपर लिख के डायरेक्ट लिख लेना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 110 और बट्टे में 100 और इसकी घात 2 और माइनस में 12,000 रुपये। आगे इसको हल करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, इसको 2 बार लिखेंगे तो ये आएगा आपके 12,000 गुणा 110/100 इंटू 110 और बटे में 100। इस पूरे में से आपको घटाना है ये 12,000 रुपये। तो सबसे पहले इसके 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, इसके 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा। अब बचे हुए 2 0 नीचे, तो इनके 1 0 से इनके 2 0 कट जाएंगे। संख्या क्या बच रही है हमारे पास में, इधर तो 120, इधर से बच रहा है 120 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 कितने होते हैं, 11 इंटू 11 121 होते हैं और इसमें से हमें घटाना है 12,000 रुपये माइनस 12,000 रुपये। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है, तो 1 0 इसका पहले लगा लेते हैं और 12 का 121 से गुणा करते हैं। तो 12 1 कम 12 का 2 हासिल का 1 और 12 दूनी 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 12 1 कम 12 और 2 14। तो कितना आया ये 14,520 रुपये। इसमें से हमें घटाना है 12,000 रुपये। तो ये आ जाएगा आपके 520, तो वैसे वैसे आएगा और 14 में से 12 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो ब्याज है वो कितना आया 2,520 रुपये। जबकि साधारण ब्याज में इसका भी कितना आया था 2,400 रुपये। कौन ज़्यादा है, चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा है, वही पैसे वही रुपये वही दर, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में अपने ब्याज का ही अपन वापस ब्याज देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका चक्रवर्ती ब्याज। अब आपको अंतर ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज में से हम साधारण ब्याज को घटाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज है हमारे पास में 2,520 रुपये, इसमें से हम घटाएंगे 2,400 रुपये। तो कितने का अंतर आ जाएगा आपके, ये 120 रुपये का इसमें अंतर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 120 रुपये। ठीक है, फाइनल उत्तर आया इसका आपको 120 रुपये। इस प्रकार से आपको इसका जो अंतर है वो ज्ञात करना है। ये सवाल आपके गए साल भी आया था, वो मिठाई वाला सवाल आया था कि 24 बच्चों में मिठाई बांटनी है, 4 बच्चे इनकार कर देते हैं। 24 बच्चों में बांटते तो 5-5 बच्चों को समान मिठाई आ जाती हैं, 4 बच्चे इनकार कर देते तो वो मिठाई कितने बच्चों में आएगी। ऐसा ही सवाल ये 20वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशु का जो चारा है वो 6 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह चारा कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो इसमें आपको सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात दोनों याद होने चाहिए। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो पहले चारा 20 पशुओं का था वो 6 दिन के लिए काफ़ी था, लेकिन 10 पशु और आ रहे हैं तो पशुओं की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें दिनों की संख्या घटेगी, भोजन कम दिनों तक चलेगा। अपन भी जानते हैं कि घर में मान लो 4 लोग हैं, तो मान लो 4 लोगों का भोजन, ठीक है, 4 लोगों का भोजन मान लो 4 लोगों के लिए मान लो 10 किलो आटा ये 15 दिन चलता है। ठीक है, 4 लोगों का जो आटा है वो 15 दिन तक चलता है। लेकिन अगर 2 मेहमान आ जाएं तो ये फिर 15 दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो फिर ये दिनों की संख्या घट जाएगी। और मान लो इन 4 में से एक जना कहीं मेहमान चला जाए दूसरे के यहाँ, तो फिर ये संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही ये संबंध है कि 20 पशु हैं, 6 दिन तक चारा चल जाएगा, लेकिन 10 पशु और ले आए, 30 पशु हो गए,
तो अब फिर दिनों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें, एक तो लिखेंगे पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या लिखेंगे, ठीक है, पशुओं की संख्या, एक सारणी बनानी पड़ेगी। और फिर इसमें हम लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। पशु कितने हैं? 20। कितने दिन चारा चलेगा इनके? 6 दिन तक। पशु 10 और आ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 30। और कितने दिन चलेगा वो हमें नहीं पता है, तो हम मानेंगे इसको x, ठीक है, इसको हम x के रूप में मान लेंगे। अब आपको यहाँ पे ये एक संबंध कैसा है? ये प्रतिलोम संबंध है, ठीक है। पशुओं की संख्या और भोजन में प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध है तो आपको प्रतिलोम संबंध के अनुसार ही याद रखना पड़ेगा। प्रतिलोम अनुपात है ये, प्रतिलोम अनुपात है तो आपको इनको अनुपात के रूप में लिखना पड़ेगा। ये तो हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये वाला x2 और y2 हो जाएगा। तो ये होगा आपके x1 बटे x2 बराबर, अगर प्रतिलोम अनुपात है तो ये y2 ऊपर आएगा और y1 नीचे आएगा, ठीक है। अब इनके मान लिख लो, ये वाला x1 और x2 है और ये वाला y1 और y2 है। मान लिखेंगे तो ये होगा आपके इसी प्रकार से 20 बटा 30 बराबर x2 का मान कितना है? x, और बटे में आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 6 को 20 के गुणा में ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 20 × 6 और बटे में कितना आएगा? 30। अब हम काट लेंगे इसको 6 के पार से, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। 5 को काटेंगे 20 से तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो x का मान कितना आएगा आपके? 4 दिन आ जाएगा। 4 दिन यानी कि पहले भोजन आपके 20 पशुओं के लिए था तो वो 6 दिन चला। 10 पशु आप और ले आए तो भोजन कम दिनों तक चलेगा। तो कितने दिन चलेगा? ये 4 दिनों तक ही चलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर ऐसे निकालना है। अगला प्रश्न जो है उसमें आपको समीकरण को हल करना है और फिर अपने उत्तर की जांच भी करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 3 कोष्टक t-3 और बराबर में है 5 कोष्टक 2t + 1, 2t + 1। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t माइनस 3 का 3 से करेंगे तो 9। 5 का अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10t और प्लस 5 एकम 5। हम क्या करेंगे, इस जो संख्या है इसको एक तरफ ले लेंगे और t वाले को एक तरफ दूसरी तरफ ले लेंगे। तो इस 3t को हम उधर ले लेते हैं और इस 5 को हम इधर ले आते हैं। तो माइनस के 9 और प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 10t पहले से है और प्लस के 3t इधर जाएंगे तो माइनस के 3t बचेंगे। तो माइनस के 5 और माइनस के 9 माइनस के 14 हो जाएगा बराबर 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7t बचेगा। अब t का मान ज्ञात करना है तो 7 का इस -14 में भाग दे देंगे तो इस भाग में आ जाएगा। तो t का मान कितना आएगा आपके? -2 आएगा। तो t का मान कितना है? -2। अब आपको क्या करना? उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का मतलब ये होता है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम लिख लेते हैं समीकरण क्या है हमारे पास में? समीकरण है 3 कोष्टक t-3 बराबर में कितना आएगा? 5 कोष्टक 2t और प्लस में 1। मान लिखो इसका t बराबर -2 तो 3 कोष्टक -2 और -3 बराबर 5 कोष्टक 2 × -2 और प्लस में 1 आएगा। इनको जोड़ करके गुणा करेंगे तो 3 × दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। इधर कितना होगा? 5 कोष्टक 2 दूनी 4 -4 और प्लस का 1, ये होगा आपके -15। और इसको भी हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 5 कोष्टक -4 और प्लस का 1 -3, ये -15 है तो ये भी कितना है? -15 ही आएगा क्योंकि 1 - 1 प्लस गुणा करें तो माइनस ही आएगा। तो ये LHS बराबर क्या हुआ? RHS। अपने उत्तर बिल्कुल सही है। तो अब तक हमने जो 21 प्रश्नों के उत्तर देख लिए, 21 प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। अब आपके जो 22, 23 और 24 और 25 4 क्वेश्चन और बाकी है, मैं जल्दी से आपको सोल्व करवा देता हूँ। अब है जो लगभग आपने 1 घंटे से ये वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटा आपको हो गया पूरा,
ठीक है, पूरा 1 घंटे तक आपने वीडियो देखा है। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तभी रात्रि के बज रहे हैं 12:42। आप यहाँ पे समय देखेंगे ऊपर, तो 12:42 आपका जो समय दिख जाएगा। तो 12:42 यानी कि आपके 12:45 तक मैं आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 1 घंटे से आप ये वीडियो देख रहे हैं। लगभग 15-20 मिनट आपके वीडियो और चलेगा, और आपका जो पूरा पेपर वो सोल्व हो जाएगा। अगर आप ये जो थोड़ा सा भी अपना जो स्नेह प्रेम दिखाते हैं कि मैं आपके लिए रात को 1 बजे जग कर ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। बस इतना सा तो काम आप कर ही सकते हैं। जब मैं आपके लिए रात को 1-2 बजे तक जग कर जो ये वीडियो शूट करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आइए अगर आगे का जो प्रश्न है वो हम सोल्व कर लेते हैं। बस 15-20 मिनट का वीडियो और बनेगा, फिर मैं भी सोऊंगा और आप भी जो मस्ती से इस वीडियो को अच्छे से देख के तैयारी करना। तो अभी 22वां क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो 22वां प्रश्न आपके सामने है कि किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो अभी आपका जो ये वर्ष है और ये आपके घायलों की संख्या है। तो वर्ष आपका 2018, 2019, 2020, 2021 और इनका योग दे रखा है आपको 72। 2018 में 20 मौतें हुई, घायल हुए, और 19 में 12, 20 में 18 और 22 में 21 में 22 घायल हुए। इनका आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट को हिंदी में वृत्त चित्र भी कहते हैं, इसको वृत्त चित्र भी कहा जाता है। यानी कि एक वृत्त के अंदर आपको ये चित्र में दर्शाना है। तो उसके लिए आपको कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण ज्ञात करना है तो आपको 218 का कितना कोण बन रहा है, सॉरी 2018 का, 2019 का कितना कोण है, 2020 का कितना कोण है, 2021 का कितना कोण है, इन सभी का हमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक का कोण हम निकालना सिखा देते हैं। वैसे ये टोटल कितने का है, टोटल तो है आपके 72, और कोण जो बनता है वो टोटल कितने में बनता है, 360 डिग्री से कोण बनता है। इस वृत्त में 360 डिग्री का भाग होता है, जो भी कोण बनेगा वो 360 डिग्री का ही भाग होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वर्ष जो 2018 है उसका कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ष 2018 का कोण या 18 का भाग ज्ञात करते हैं, कोण ज्ञात कर लेते हैं। कोण ज्ञात करने के लिए 2018 का भाग कितनी संख्या है, 20 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर 20 और बटे में इसका टोटल लिखेंगे, कितना है टोटल 72, और इसको गुणा करेंगे हम 360 से। तो इससे हमारा जो कोण 2018 है उसका आ जाएगा। ये 36 और 72 डबल हो रहे हैं, 36 के डबल 72, तो ये 36 के बार से घटेगा 72 2 बार, ऊपर ये 10 बार है और ये नीचे घटेगा 2 बार, फिर 2 के बार से 2 एक बार कटेगा, और ये जो 20 है वो कटेंगे यहाँ पे 10 बार। अब हम गुणा करेंगे, 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको वर्ष 2019 के लिए ज्ञात करना है। वर्ष 2019 का कोण, तो वो ज्ञात करने के लिए आपको 19 की घायलों की संख्या कितनी है, 12, और इसमें टोटल कितने 72, और इंटू कितना आएगा आपके 360। वही 72 को हम काट देंगे यहाँ से 36 से, ये 10 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। फिर आपको 2 को काट देना है 12 से, 2 1 कम 2 और 12 कटेंगे 6। तो संख्या बनी हमारे पास में 6 × 10 बराबर कितने का आएगा, आपके 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है 2020 के लिए। 2020 के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, 2020 में ऊपर संख्या कितनी 18, तो 18 बटे कितना आएगा आपके 72 × 360। वही 360 और 72 को काट देंगे, ये 10 बार कटेगा और ये कटेगा आपके 2 बार, 2 के बार से 2 एक बार और 18 कटेंगे 9 बार, तो ये आएगा आपका 9 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है 2021 का। तो 2021 का ज्ञात करना है तो 21 में कितना 22 घायल हुए, तो 22 ऊपर लिखेंगे और ये 720 नीचे लिखेंगे और इंटू करेंगे 360 से, काट लेंगे इसको, 36 को काटेंगे तो ये 36 10 बार कटेंगे और ये 720 कट जाएंगे आपके,
ये 72 कटेंगे आपके 2 बार, फिर 2 के बार से 22 को कटेंगे 11 बार कटेगा। तो जो संख्या है इसको हम गुणा में लिख लेंगे। तो संख्या है हमारे पास में 11 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। अब आप हमारे पास में चारों ही कोण आ गए, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री। इनको आपको एक वृत्त बना के उसमें से दर्शा देना है। जैसे प्रकार से आपको एक बड़ा वृत्त बनाना है, ठीक है, प्रकार से आपको एक बड़ा वृत्त बना लेना है। ऐसे इसका एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। जैसे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। आपको एक बड़ा वृत्त बनाना है, ठीक है, और एक बीच में एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी। पहला जो कोण है वो 100 डिग्री का है, तो आपको यहाँ पे 100 डिग्री का इस बिंदु पे डी रख के आपको 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो कोण है ये तो 90 डिग्री का कोण है, इससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा, ये यहाँ लगभग आ जाएगा। तो ये जो कोण है वो कितना आएगा आपके 100 डिग्री का। 100 डिग्री ये किसके हैं, 2018 के। तो यहाँ पर आएगा आपके 2018। ये कितने आपके 2018 वाले, ये 22 है, ठीक है, 22 है ये 2018 वाले। एक मिनट वापस देखते, 20 है ये, कितने हैं ये 20। तो आपको इसमें केवल कोण ही बताना है, 2018 का ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2019 का कितना है, 60 है, तो इसमें आपको 60 का बता देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 60, इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा आपके 60 आ जाएगा। तो ये आएगा यहाँ पे 60, जो कितना है 2019 का। अब 60 के आगे कितना बनाना है, 90 बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ से बना लेंगे तो 90 डिग्री। तो ये जो है आपके 2020 का है, ये 90 डिग्री का है, और ये बाकी जो बचा हुआ है वो आपके 2021 का होगा, जो कि 110 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो इसका एक पाई चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 2-2 नंबर के, ये 8 नंबर का सवाल है। 4 गुणनखंड दे रखे होंगे और 2-2 नंबर के ये सवाल होंगे, तो टोटल आपके ये 8 नंबर बनेंगे। तो इसमें से आपको मैं सभी के उत्तर बताता हूँ, और इसकी शर्त आपके अच्छा ये है कि ये आपके अथवा में भी आएगा। 23वां क्वेश्चन आपके अथवा वाला आएगा, तो या तो चारों ये करने या फिर चारों ये करने। तो चारों एक साथ वाले करने, या तो ये ऊपर वाले करो चारों, या फिर ये नीचे वाले करो, दोनों में से कोई एक करना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा आता हो। तो पहला है आपके ये p² + 6p + 8 वाला। तो इसको हम सोल्व करते हैं और आगे का हल करते हैं। तो ये अपना सवाल है p² + 6p + 8, इसको हम सोल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम इसमें 6p को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 6p को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पे तो 6 आ जाए और गुणा करने पे 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पे तो 8 आ जाए और जोड़ने पे 6 आ जाए। तो हम इसको गुणनखंड करेंगे इसके 8 के, 1 × 8 या फिर 2 × 4, ठीक है। इन दोनों से हमें 8 प्राप्त होंगे, लेकिन जोड़ने पे 6 किस में आ रहे हैं, 4 और 2 में। तो हम इस 6 की जगह लिखेंगे 2 + 4। तो ये हो जाएगा आपका p² + 2p + 4p + 8। इनमें से कॉमन निकालेंगे 2p और ये 4p + 8 में से। तो इसमें से कॉमन आएगा आपके p इसमें भी है और p इसमें भी है, तो p कॉमन आ जाएगा बाहर, तो p + 2 बचेगा। ऐसा कैसे आपको यहाँ पे कॉमन निकाल के बताना है, सेम टू सेम, जैसे ये p + 2 आया वैसा वैसा इस क्वेश्चन में भी p + 2 आएगा। ऐसा क्या कॉमन निकाले, तो इसमें से हम प्लस के 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा p, और यहाँ 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा। इस p + 2 जो 2 बार है इसको 1 बार लिखेंगे, कोष्टक की में 2 बार आ रहा है ये, इसको 1 बार लिखेंगे। जो कोष्टक के बाहर है p + 4, तो इसको हम एक कोष्टक में बंद करेंगे, p + 4, और ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका जो अगला वाला सवाल है वो हल कर। अगला जो सवाल अपना ये है कि 49x² - 36। अब ये आपके a² - b² के रूप में अपना सवाल है। तो पहले इसको a² - b² के रूप में बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x⁻² -36 को लिख सकते हैं हम 6। अब हमारा जो सवाल है वो इस रूप में है a² - b²। इसका सूत्र होता है a + b और दूसरा होता है a - b। हल करेंगे इसको, तो ये आएगा a का मान 7x है और b का मान 6 है। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 7x + 6 और दूसरा आएगा आपका 7x - 6। बस यही अपना क्या है आंसर है। तीसरा सवाल अपना तीसरा सवाल है ये वाला कि AM² + BM² और BN² + AN²। तो ये वाला सवाल सेम टू सेम गए साल भी आया था। तो यहाँ पर ये A पहले आ रहा है और B बाद में आ रहा है, यहाँ पर ये B पहले आ रहा है और A बाद में आ रहा है। तो हम ये प्लस में तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो अब मैं जिसको लिखूंगा उसमें ये AN² पहले लिखूंगा और BN² बाद में लिखूंगा, क्योंकि जोड़ में इनको आगे पीछे लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको पुनर्व्यवस्थित कर देंगे। जैसे 3 + 4 लिखो या इसको 4 + 3 लिखो, दोनों के उत्तर तो 7 ही आने वाले हैं, तो जोड़ में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम पहले व्यवस्थित रूप में बदलेंगे। तो AM² + BM² और AN² + BN²। तो मैंने ये पूरा जो व्यवस्थित करके वापस लिख लिया है। ये पहले AN² लिख लिया और बाद में BN² लिख लिया। सवाल में ये उल्टा दे रखा है, तो मैंने इसको व्यवस्थित करके वापस सही लिखा, क्योंकि A आ रहा है और बाद में B आ रहा है, तो हम भी इसको A और B के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो M² है, इसमें भी M² है। तो यहाँ से हम इस M² को कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब भाग दे देंगे दोनों में। यहाँ बचेगा आपका A और यहाँ बचेगा B। अब यहाँ पर जो A + B बचा है, सेम टू सेम आपके आगे भी कोष्टक में A + B बचना चाहिए। इसमें N² है और इसमें भी N² है, तो N² को बाहर निकालेंगे। यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B। जो 2 बार कोष्टक में सेम संख्या आ रही है इसको एक बार लिखेंगे। A + B इसको एक बार लिखेंगे A + B। और जो कोष्टक के बाहर है M² + N² इसको एक कोष्टक में बंद करेंगे, M² + N²। और यही अपने क्या है आंसर है। तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। मैंने आपका एक पूरा वीडियो बना रखा है। आपकी जो प्रश्नावली है 12.1 प्रश्नावली का ही ये सवाल है, और इस प्रश्नावली का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा ये गुणनखंड वाला। तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपको चाहिए गुणनखंड वाला वीडियो तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए आपको और वीडियो बना के दे दूँगा। अगला सवाल है आपका ये चौथा सवाल है कि 15xy - 6x और 5y - 2, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, 15xy - 6x और प्लस में है आपका 5y - 2। इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे। और क्या चीज़ कॉमन है, एक आपका ये 6 और 15, और 6 और 15 किसके बारे में आते हैं, 3 के बारे में आते हैं। तो 3y इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा आपका 5y, क्योंकि ये x तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, 5y और माइनस में ये 6 में भाग देंगे 3 का 2 बार, तो 5y - 2। अब 5y - 2 आपके आगे भी दे रखा है, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, एक कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5y - 2। जब ये वाली संख्या आपको सेम टू सेम आगे वैसे ही मिलती हो तो हम वहाँ पे एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5y - 2 और एक आपके कोष्टक में आ जाएगा 3x और ये प्लस का 1, और यही अपने क्या है आंसर है। इसी प्रकार से आपको आगे वाला जो सवाल है वो अथवा वाला भी करना है। इसमें आपको भाग करना है, तो ये भाग वाला थोड़ा सा है जो पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर इसके आपको भाग करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ये पहला वाला कि y² + 7y + 10, इसमें y/2 का y + 5 का भाग देना है। तो पहले तो हम इसमें y² + 5y और +10 के गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 10 के टुकड़े करने, जिनको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, तो 2 × 5 फिर 7 आ जाए, 5 नहीं यहाँ पे 7, 2 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये y² + 2y + 5y और प्लस में 10। क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन निकालेंगे, y बचेगा और यहाँ से 2 बचेंगे। यहाँ से हम 5 कॉमन निकालेंगे, y बचेगा और यहाँ से 2 बचेंगे। y + 2 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे y + 2, और इसमें इधर से बचेगा y + 5। तो इसका जो गुणनखंड है वो कितना आया, y + 2 और y + 5। हमें देखो y + 2 और y + 5 इसकी जगह पे लिखना है और इसमें y + 5 का भाग देना है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे वापस y² +
7y प्लस 10 और बटे में y प्लस 5 बराबर में इसका मान कितना आया अभी हमारे पास में y प्लस 2 और y प्लस 5, तो बराबर में लिखेंगे y प्लस 2 और दूसरा लिखेंगे हम y प्लस 5, y प्लस 2 और y प्लस 5। एक मिनट वापस देखते हैं, y प्लस 2 और y प्लस 5 और इसमें भाग देना है हमें y प्लस 5 का। तो इस y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा आपके y प्लस 2 आएगा। तो इसी की तरह आपको जो ये वाला सवाल भी सेम टू सेम हल करने हैं। तो आगे मैं आपको इनका एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके माध्यम से आप इसको समझ लेना। अगला सवाल आपके ये 24वां, एक घनाभ के आकार का डिब्बे का आयतन है 1800 घन सेमी। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 40 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें दे रखा है कि घनाभ है उसका आयतन कितना है 1800 घन सेमी है, आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ के आकार के डिब्बे का आयतन कितना दे रखा है 1800 और इसकी हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है 40 दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है इसकी हमें 30, चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी 30 दे रखी है और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम घनाभ का जो आयतन है उसका सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तीनों को गुणा करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। बराबर में कितना दे रखा है 1800। अब लंबाई और चौड़ाई का इसमें मान लिखेंगे, लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितनी है 30 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और बराबर में कितना है 1800। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 40 और 30 को हटाएंगे, इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना आएगा इसमें, ऊंचाई बराबर 1800 और बटे में कितना आएगा 40 इंटू 30। इसको हम काट देंगे, इसके दोनों जीरो से इसके 1800 के दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा इसमें 3, तो 3 के बाद से 3 कटेगा एक बार और 18 कटेंगे 6 बार। तो ऊंचाई बराबर कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 6/4, 6/4 यानी कि 3/2, इनकी 1.50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी आएगी 1.50, ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। अगला सवाल आपकी 14वां, इसमें 24वें का दूसरा कि 14 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज़ को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। ये एक इस प्रकार से कोई कागज़ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसके आपके 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और इसको मोड़ के ऐसे ही मोड़ना है, चौड़ाई के अनुदिश से मोड़ना है ऐसे और इसको एक आयत बेलन के रूप में बदलना है। तो इस प्रकार का एक सिलेंडर बनेगा, तो जिसकी जो चौड़ाई है वो तो आपके ये 14 हो जाएगी और इसका जो ये आयतन है, सॉरी ये त्रिज्या, ये आपके 20 दे रखी है। इसमें आर बराबर कितना है 14 है, सॉरी आर बराबर तो है 20, इसकी त्रिज्या तो है 20 और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसमें सूत्र लगाएंगे और इसको हल करते हैं। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या वो है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, तो सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। इसमें पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना है 14। हल करेंगे इसको, 22/7 इंटू 20 कितने होते हैं 20 का वर्ग 400 हो जाएगा इंटू 14। तो ये काट देंगे 7 के बार से 14 दो बार, इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 22 दूनी कितने हो गए 44, या इसको यहाँ से गुणा कर लेते हैं 22 चौक 88, तो 22 इंटू 400 करेंगे तो ये 8800 हो जाएगा। इसको गुणा करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 00, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो 17,600 ये वर्ग सेमी। आयतन ज्ञात करना है तो ये घन सेमी होगा, घन सेमी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो या तो आपको ये 24वें में ये ऊपर वाला करना है 4 और 4 8 नंबर में, या फिर आपका जो इसके अथवा वाला जो सवाल है वो करना है। अब आपके जो प्रश्नावली दे रखी किताब में उसको भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, ताकि देखो 8 नंबर की प्रश्नावली ये गणगणा वाली, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। मैं आपके इसकी 26 सवाल है वो सोल्व करवा दूंगा एक वीडियो में, ताकि आप जो ये 8 में से 8 नंबर है जो अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसके अथवा वाला सवाल है, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल ये दे रखा आपको 54 वर्ग सेमी, सम्मुख शीर्षों से विकर्णों पर डाले गए लंब ये दे रखा आपको 8 और 4 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। आप सबको पता होगा कि एक चतुर्भुज है, मान लो ये इस प्रकार का, ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है, और इसके शीर्षों से डाले गए लंबों का अगर आपको मान पता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है। ठीक है, इस प्रकार का आकृति है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं 1/2 इंटू ये लगाएंगे इसमें कि विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये कितना हो जाएगा, ये जैसे मान लो D1 है और ये वाला D2 है, इनकी जोड़ करेंगे, यानी कि 8 और 4 की जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा आपका D1 प्लस D2, ये डायगोनल का जो शीर्ष है इनकी योग है, और इंटू करेंगे उनकी बीच की दूरी या ऊंचाई, ठीक है, या विकर्ण करेंगे, तो विकर्ण हो जाएगा आपका। तो ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, और इसको आगे हल करना है। क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, इसमें क्षेत्रफल दे रखा आपको 54 वर्ग सेमी, तो 54 बराबर 1/2 इंटू D1 प्लस D2, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा, 8 + 4 और इंटू करेंगे हम इसमें ऊंचाई, इसका विकर्ण जो हमें ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करना है तो बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो 54 बराबर में कितना आएंगे 6 इंटू विकर्ण। ये 6 कैसे आया, तो 8 को और मैंने 4 को जोड़ दिया 12, और 12 को 2 से 5 से काट दिया तो 6 हो गया। ये इसको वापस कर लेते हैं, ये तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 12, 2 की बार से 12 कटे 6 बार, तो 6 इंटू विकर्ण। विकर्ण का मान ज्ञात करना है, तो 6 इंटू विकर्ण बराबर कितना आ रहा है हमारा 54, तो विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा 54/6, तो इसका उत्तर आएगा आपके 9 सेंटीमीटर। मीटर है तो यहाँ पे आएगा आपके 9 मीटर। ऐसे इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा हो तो इसका विकर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगला सवाल आपके ये भी आपके गणगणा वाले प्रश्नावली का ये, एक घनाकार कमरे का आयतन दे रखा है 64 घन मीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको इस कमरे की भुजाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो घन का जो आयतन दे रखा है, घन का आयतन, इससे हम घन की जो कमरा है इसकी भुजाई ज्ञात करेंगे। ये दे रखा आपको 64, घन का आयतन क्या होता है भुजाई क्यूब, भुजाई की घात 3 बराबर 64 हो जाएगा। भुजाई ज्ञात करनी है तो ये इसका क्यूब हटेगा यहाँ से, इधर आएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट है तो ये 64 किसके क्यूब है 4 के क्यूब है, तो इसका 64 को लिखेंगे ये क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4, इसमें 3 के जोड़े होते हैं उसको हम बाहर लिखते हैं तो एक बार लिखते हैं, तो भुजा कितनी हो जाएगी आपके 4 मीटर हो जाएगी, 4 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको लगाना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का मान कितना है 4, तो यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 को गुणा करेंगे 6 से, तो 6 × 36 का 6 हासिल के 3, और 6 और 6 कम 6 और 3 9, तो 96 वर्ग मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 24। अंतिम क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं भी सोता हूँ, और जब आप ये उठेंगे तब तक ये वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुका होगा और आप जो इंटरेस्ट है ये वीडियो देख रहे होंगे। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो जो सारे बच्चे नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे। तो आप में से कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देखा है? लगभग 1 घंटा और ये लगभग 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, 5-7 मिनट का वीडियो और है, फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ये आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है तो आपको ये एक को हम एक्स अक्ष पे लेंगे, एक को वाई अक्ष पे लेंगे। जैसे ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इसको ले लेंगे हम एक्स अक्ष पे, और नीचे वाली लाइन को ले लेंगे वाई अक्ष पे, और फिर
इसमें अंतर कितने का है, 2 3 4 5 6, एक एक अंतर है। और इसमें अंतर का नहीं पता है, फिक्स नहीं है। इसमें 5 का अंतर है, इसमें 7 का है, इसमें 9 का है, इसमें 11 का है। तो अंतर कोई फिक्स नहीं है, तो फिर हम अपने हिसाब से 5 5 का अंतर लेके या 4 4 का अंतर लेके इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ में इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपके, ये जो ग्राफ है इसमें एक हम आड़ी लाइन खींचेंगे, ये वाली, इसको हम कहेंगे एक्स अक्स। ये तो हो जाएगी एक्स अक्स, और ये जो खड़ी लाइन है ये हो जाएगी आपकी वाई एक्स। तो आड़ी लाइन को एक्स अक्स कहते हैं और खड़ी लाइन को वाई एक्स कहा जाता है। इस आड़ी लाइन पे तो हम एक एक के बराबर में 1 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 36 तक जाना है। तो 36 तक जाना है तो इसके लिए आपको लगभग 5 5 का हम गैप लेके कर लेते हैं। तो ये 5 का यहाँ ले लेते हैं, 5 एकम 5, फिर ये दूसरा ले लेते हैं 5 दूनी 10, और ये तीसरा यहाँ पे 5 तिया 15, और ये 5 चौक 20, और ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 7 35, और 5 8 40। देखो इसमें संख्या कहाँ तक है, इसमें जो संख्या है वो आपके 36 तक की है, तो हमने ये 40 तक ले लिया। अब इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो इसमें आ रहा है कि जब हम वर्ग 1 लेंगे, तो एक तो है नहीं हमारे पास में, सीधा ही कितना है 2 है। तो 2 का कितना 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो 2 का तो बनेगा 4, तो 5 पे ये है, तो ये थोड़ा सा 5 से नीचे यहाँ पे आएगा आपके, ये 2 का यहाँ पे 4 पे, और 3 का कितने पे होगा 9 पे होगा, तो ये 10 से थोड़ा सा नीचे, 10 से थोड़ा सा नीचे ये 9 पे हो जाएगा। 4 का 16 पे, तो 15 से एक लाइन ऊपर ये हो जाएगा आपका 16 पे, और 5 का हो जाएगा आपके 25 पे। 6 का कहाँ पे होगा, ये 36 पे होगा, तो ये वाली 36 की लाइन 35 से एक लाइन ऊपर। तो ये जो ग्राफ है आपके इस टाइप का बनेगा। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से आ रहा है, ये 1 का 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये ग्राफ आपके इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो ये आपके मूल बिंदु से होके नहीं गुजरेगा, और एक सीधी लाइन भी नहीं बन रही है, ये आपकी तिरछी लाइन है, ठीक है। सीधी लाइन तो ऐसी होती है, और ये तो आपकी मुड़ी हुई लाइन है, तो ये रेखीय ग्राफ नहीं है, रेखीय ग्राफ नहीं है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए इसमें जिनके जवाब आपको देने हैं। क्या यह रेखिक आलेख है, तो यह रेखिक आलेख नहीं है, क्योंकि सीधी लाइन नहीं बन रही है। तो नहीं, यह रेखिक आलेख नहीं है, रेखिक आलेख नहीं है, ठीक है। रेखिक आलेख नहीं है। यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ग्राफ के अनुसार इसका जो 7 का है वो कितना हो जाएगा, 7 का जो है वो देखो 6 का 36 हुआ, तो 7 का 7 7 49 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 45 और ये 50। इससे थोड़ा नीचे मिलेगा ये यहाँ पे 49 का, ये थोड़ा सा 50 से नीचे मिलेगा, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा जब ये 7 से गुजरेगा। तो इसका जो वर्ग है 7 का वर्ग वो कितना होगा, 49 होगा। तो भुजा कितनी है इसकी, भुजा बराबर 7 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका भुजा इंटू भुजा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 बराबर 7 7 49 आ जाएगा। ये सूत्र से निकाल रहे हैं, वो हम वहाँ पे इसको इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें एक चीज़ और लिखनी है, पैमाना। यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें पैमाना। पैमाना जो लिखा जाता है यहाँ पे लिख लेते हैं लाल कलर से इसको, पैमाना। आपको लाल कलर से नहीं लिखना, वहाँ पे ब्लू कलर से ही लिखना है। पैमाना आप इसमें लिखेंगे एक्स अक्स, ठीक है। एक्स अक्स पर क्या है, एक्स अक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर एक बड़ा खाना है, ठीक है। एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर है। एक बड़ा खाना बराबर कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपको ये वाई अक्ष पे लिखना है, वाई अक्ष के लिए इसमें मैंने लिया 5 5 का अंतर, तो एक बड़ा खाना बराबर 5 सेंटीमीटर,
एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको जो ये पूरा ग्राफ बना के लिख लेना है। इसके अथवा वाला सवाल ये वैसे ही है जैसे इसके ऊपर वाला है। इसमें आपको वैसे ही ग्राफ खींचना है, 1 से लगा के 6 तक गिनती लिखनी है, इधर 1 से लगाकर 25 तक लिखनी है, फिर जो जो मिल रहा है उसको वहाँ पे बना लेना है। तो वर्ग की भुजा और इसमें परिमाप में आपको यहाँ पर जो संबंध दे रखा है उसके अनुसार आपको जो कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको वर्ग का परिमाप ऊपर सूत्र बताया था। तो ये था आपका गणित का पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो को जिन्होंने यहाँ तक देखा है लगभग 1 घंटा और 30 मिनट हो चुका है और अभी रात्रि के बज रहे हैं 1:17। 1:17 हो रहा है और 1 घंटा और 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब मैं भी सोऊंगा, आपको ये वीडियो अपलोड मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना और इसकी PDF आपको मिलेगी अपने ऐप के ऊपर। आपको ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है, फ्री मटेरियल वाला, उसमें इसकी पूरी PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ डाल रखी वैसे मैंने, लेकिन ये आप अगर कहेंगे आप तो ये मैंने सोल्व करवा रखा है, इसकी भी PDF भी मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा दूँगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर देना तो वहाँ पर भी आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी। तो 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना और ये अपना जो व्हाट्सअप नंबर है इसको सेव कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।